बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन सिद्दीकी। आलमी यौम ज़ियाबतीस के हवाले से ज़ियाबतीस का मर्ज़ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरीज़ों की तादाद 45 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सालाना हलाकतें जो हैं वो 15 लाख हो चुकी हैं। ज़ियाबतीस के मर्ज़ की पेचीदगियों की वजह से जो हलाकतें होती हैं वो 15 लाख हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा फिगर है। ज़ियाबतीस की पेचीदगियों की अगर हम बात करें तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो हलाकतें होती हैं उनकी तादाद बहुत कम है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर शुगर लेवल ज़ियाबतीस के मरीज़ों का एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हुनूदगी तारी हो जाती है और बेहोश हो जाते हैं, और कई मरीज़ जो हैं इसमें हलाक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको फौरी तिब्बी इमदाद दे दी जाए तो बचाया जा सकता है मरीज़ों को। लेकिन जो हाइपरग्लाइसीमिया है, ज़्यादातर मरीज़ हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से उनकी जान चली जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया में बहुत ज़्यादा पेचीदगी हैं, जिसमें दिल के अमराज, हार्ट अटैक की वजह से अगर दुनिया में जितनी भी दिल के अमराज की वजह से हार्ट अटैक होते हैं या जो हलाकतें होती हैं दिल के फेलियर की, वो सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है वो ज़ियाबतीस के हैं। 70% मरीज़ जो हार्ट अटैक में जिनकी डेथ होती है वो ज़ियाबतीस के हैं। और ज़ियाबतीस के मरीज़ों को बुलंद फ़िशार खून का मर्ज़ भी बहुत जल्दी लाहक होता है बनिस्बत आम फ़र्द के। जबकि अगर हम देखें तो सालाना फालिज में जो मरीज़ सालाना फालिज के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं पाकिस्तान में सिर्फ वो 15 लाख तादाद है, और उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भी ज़ियाबतीस के मरीज़ों की है जो फालिज का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ाना 1000 अफराद फालिज का शिकार होते हैं, जिनमें 400 अफराद रोज़ाना हलाक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। जबकि अगर हम इम्पोर्टेशन की बात कर लें, जो ज़ियाबतीस के मरीज़ गैंग्रीन का शिकार होते हैं, जिनका पाँव कट जाता है। ज़ियाबतीस के मरीज़ गैंग्रीन का क्यों शिकार होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनमें पैरों में दर्द महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अगर उनको कोई ज़ख़म लग जाए या कोई चोट लग जाए या कोई चीज़ चुभ जाए या कोई कील चुभ जाए तो उनको महसूस नहीं होता, और वो ज़ख़म सरायत करता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी टांग कट जाती है। पाकिस्तान में 2 लाख अफराद माजूरी का शिकार होते हैं सालाना ज़ियाबतीस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। आज हम जो बात करेंगे वो ज़ियाबतीस के मरीज़ों में फालिज और इम्पोर्टेशन की बात करेंगे, यानी पाँव का कट जाना। आज हमारे स्टूडियो में माहिरीन मौजूद हैं। हम तारुफ करवाएंगे अपने माहिरीन का। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर आसिम बिन ज़फ़र, माहिर अमराज़ ज़ियाबतीस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बकाई यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वासे शाकिर, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, खान यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपको। हमारे साथ तीसरे जो मेहमान मौजूद हैं वो डिस्कवरिंग डायबिटीज़, जो फार्मिवो का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो 1 करोड़ जो पाकिस्तान में मिसिंग है डायबिटिक पेशेंट, उस पर काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा सदका जारिया है जो फार्मिवो ये प्रोजेक्ट चला रहा है, और पूरे पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये सर्च कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट को। इसके लिए इन्होंने 200 क्लिनिक्स जो हैं इनकी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और एंडोक्राइन सोसाइटी के साथ ये बाकायदा ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। हम अपने मेहमान का तारुफ करवाते हैं। आगा सादिक मिर्ज़ा साहब हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं फार्मिवो से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद वासे शाकिर साहब खान यूनिवर्सिटी से। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों में फालिज की जो पेचीदगियाँ होती हैं, और हलाकतें भी हमने देखा है ज़ियाबतीस के मरीज़ों में फालिज की वजह से बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। मुझे बताइएगा कि किस तरह ज़ियाबतीस के मरीज़, शुगर लेवल उनका एक हद तक बढ़ता और वो फिर पेचीदगियों को शिकार हो गए, क्या किस हद तक हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं ज़ियाबतीस के मरीज़ों, एक ज़ियाबतीस के मरीज़ों का इलाज और एक आम जो फ़र्द अगर बुलंद फ़िशार खून की वजह से फालिज का शिकार हो रहा है, क्या डिफरेंस होता है और कितने मरीज़ बचा पाते हैं आप लोग? चलिए, सबसे पहली बात तो ये कि फालिज एक बहुत ही आम बीमारी है। जैसा कि आपने बताया कि कितने लाख अफराद हैं, जो पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख अफराद हैं जो हर साल फालिज का शिकार होते हैं,
और इनमें से तकरीबन 40 से 50% लोग वो होते हैं कि जिनको शुगर की बीमारी होती है, 70% लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो पाकिस्तान में जिस वक्त 4 बड़े रिस्क फैक्टर हैं फालिज के, उनमें पहले नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर है, दूसरे नंबर पे शुगर की बीमारी है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल है जो कि फालिज की और इन तमाम बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है, और चौथे नंबर पे फ़ज़ाई आलूदगी है कि जिसका एक कंपाउंड इफेक्ट होता है इन तमाम बीमारियों के ऊपर। तो ये चारों रिस्क फैक्टर मिल के जो है वो इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, खून को गाढ़ा कर देते हैं, खून की नालियां जो है सिकुड़ जाती हैं, उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है या वो नालियां फट जाती हैं जिसके नतीजे में फालिज होता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स, और ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम पाकिस्तान में फालिज की शरह में कमी ला सकते हैं। सही। लेकिन चूंकि ये रिस्क फैक्टर पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में फालिज की शरह कम होने के बजाय बढ़ रही है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद जो चंद सालों पहले तक 70-75 लाख होती थी, अब 1 करोड़ हो चुकी है। पाकिस्तान में 45 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने लोग हैं उनमें से 1/3 को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। पाकिस्तान में 12 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने लोग हैं उनमें से 23% लोग कोई ना कोई तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नस्वार, गुटखा, तमाम तरह की चीज़ें शामिल हैं। और फिर पाकिस्तान दुनिया के जो आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट अभी हाल ही में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने शाया की है, उसमें पाकिस्तान के सारे बड़े शहर शामिल है उसके अंदर। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये मिल के पाकिस्तान में फालिज की शरह को बढ़ा रहे हैं तेज़ी के साथ, और जब तक हम इन चारों को कंट्रोल नहीं करेंगे जब तक मसला नहीं हल होगा। और इसमें सबसे पहला फैक्टर तो पब्लिक अवेयरनेस है, क्योंकि जो पाकिस्तान का कौमी हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें ये बात पता चली कि पाकिस्तान की आधी जो ब्लड प्रेशर की आबादी है उनको पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो स्क्रीनिंग ही नहीं होती, उनको कभी चेक ही नहीं किया उन्होंने। इसी तरह शुगर वाले मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि जब हमारे पास जब वो आते हैं फालिज के साथ या हार्ट अटैक के साथ या उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, तब जाके वो पहली दफा तशखीस होती है कि उनको शुगर है। तो इसका मतलब किसी को शुगर से लेकर फालिज होने में कई साल लगते हैं। तो उन कई सालों में उनको कभी पता ही नहीं चला कि उनको शुगर की बीमारी है, इसलिए कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि शुगर चेक करनी चाहिए। लोग जो है अपनी शुगर की स्क्रीनिंग नहीं कराते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 25 साल के बाद हर बंदे का साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, शुगर चेक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए, और ये चीज़ें हमारे यहाँ चेक नहीं होती हैं। और आखिरी बात जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है कि लोगों का ग़िज़ा के मामले में जो है ना अदम एहतियाती, लोग बिलुमूम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और खाने पीने के मामले में लोग बहुत बड़े पैमाने पे हमारे माशरे में जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है। दावतों में आपको पता है मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी माशरे में खाना एक बड़ी एक अहम हिस्सा है हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का। तो इस हवाले से भी लोगों को काफ़ी जो है ना वो कन्वे करने की ज़रूरत है, मैसेज देने की ज़रूरत है कि इन तमाम बीमारियों का जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिस पर और भी लोग बात करेंगे, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है लाइफ स्टाइल के साथ, कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, और हम वर्जिश करते हैं या नहीं करते हैं, हमारा वज़न ज़्यादा है या नहीं। मोटापा, आपको पता है पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान की 25% आबादी इस वक्त ऐसी है जो मोटापे का शिकार है, BMI जिनका वज़न से ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ रहे हैं, और सबसे जो अफसोस की बात है वो ये कि चीज़ें ये बढ़ रही हैं बजाय इसके कि ये घटें, और जिसके नतीजे में इन बीमारियों में कमी आए। कौमी सतह पर इसके हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है। जैसे कोविड के हवाले से हमें पता है रोज़ आदाद शुमार आते हैं कि इतने लोगों को कोविड हो गया है, इतने लोग जाबाक हो गए हैं, इतने लोग सेहतियाब हैं। इस हवाले से कोई आदाद शुमार गवर्नमेंट के पास नहीं है। कैंसर के हवाले से, फालिज के हवाले से, हार्ट अटैक के हवाले से, शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, जो कि कोई मसला नहीं है डेटा जमा करना। ये डेटा आप जमा करके रोज़ाना कौम को बता सकते हैं कि आज इतने लोग जाबाक हुए। यानी कोविड से पाकिस्तान में पिछले 1.25-2 सालों में 26,000 लोग जाबाक हुए, जबकि फालिज से रोज़ाना 400 लोग जाबाक होते हैं। तकरीबन 1.25 लाख की तादाद बनती है एक साल में। तो ये इतनी बड़ी तादाद है कि जिसके हवाले से ये अवेयरनेस है, और मुझे बड़ी खुशी है कि K21 ने इस बात का जो हदफ उठाया है कि हम पाकिस्तान में इस अवेयरनेस को आम करें, और आपने इस काम को किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए लोगों में इस बात की एक फ़िक्र पैदा होगी कि अपनी हेल्थ के हवाले से लोग फ़िक्र करें। अच्छा सर, हम आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर आसिम। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बकाई यूनिवर्सिटी फूड के हवाले से बहुत काम कर रही है, और जो सालाना 2 लाख लोग माजूर हो जाते हैं ज़्याबतीस की वजह से, उनके पाँव कट जाते हैं एम्पुटेशन की वजह से। मुझे बताइएगा कि किस तरह ज़्याबतीस के मरीज़
अपने पाँवों को काटने से बचा सकते हैं? मतलब किस तरह की वो केयर करें कि उनके पाँव महफूज रहें, और क्या अलामत ज़ाहिर होती हैं? अगर वो अलामत पे भी बात करें कि कौन सी अलामत हैं जो इब्तदाई होती हैं और वो फिर उसमें ज़ख़म होना शुरू हो जाता है और वो महसूस होने की हिस्स ख़त्म हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया कि इस बारे में हम आगाही दें अपने पाकिस्तान के भाइयों को। कि जैसे आपने सवाल किया कि ये जो पैरों की बीमारी है डायबिटीज़ की, ये सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ी पेचीदगी है जो कि डायबिटीज़ के अंदर हो जाती है। और इसमें सबसे अहम बात जो समझने की है सबके लिए कि ये बहुत ही कॉस्टली डिज़ीज़ है। यानी कैंसर से ज़्यादा, और जो बड़े बड़े कैंसर हैं जिस पर इलाज खर्च होता है, ब्लड कैंसर के ऊपर जितना खर्चा आ जाता है, उससे भी ज़्यादा खर्चा जो है वो डायबिटिक फुट के ऊपर, जिसे हम मेडिकल टर्म के अंदर डायबिटिक फुट कहते हैं, यानी पैरों के अंदर जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो अल्सर हो जाता है। अब इसकी बुनियादी वजह, जैसे प्रोफेसर अब्दुल वासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि शुगर की वजह से हमारी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, रगें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं और महसूस करने की सलाहियत ऐसे मरीज़ों को कम हो जाती है। और ऐसे मरीज़ अगर वो जूते सही ना पहने और अगर उनको सही एजुकेट ना किया जाए, वो नंगे पैर, हमारे यहाँ यानी हमारे यहाँ का कल्चर है कि लोग नंगे पैर चल लेते हैं और गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं करते, पैर सुन्न हो चुके हैं। अब सर्दी का ज़माना आएगा तो गर्म पानी की लाइन खोल ली और उनके पैरों के अंदर हिस्स नहीं है। या हमारे पास जैसे बहुत से ऐसे इलाकों के, सर्द इलाकों के मरीज़ आते हैं जिनके पैर बिल्कुल सुन्न होते हैं, जैसे कोयटा के बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं, वो सर्दी की वजह से हीटर के सामने अपने पैर रख देते हैं और पैर उनके सुन्न हैं, और सुबह को जब वो उठते हैं तो देखें तो उनको नहीं पता चलता, और रात जब सुबह उठते हैं तो उनके पैर पूरे जले हुए होते हैं। इसी तरीके से बहुत से हमारी ख़वातीन हैं जो कि मोटरसाइकिल पर बैठी होती हैं पीछे, या मर्द भी बैठे होते हैं, डबल सवारी का रिवाज है, साइलेंसर बिल्कुल करीब होता है, पैर उनके सुन्न होते हैं, नर्व्स की कमज़ोरी की वजह से उनको कोई हिस्स नहीं है पैरों के अंदर, और वो बैठे हुए होते हैं और उनके पैर उस साइलेंसर के ऊपर लग जाता है, उनका पैर जल जाता है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पैरों में से धुआं निकल रहा है, पैर जल चुका है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता। और बाज़ औक़ात जो गलत किस्म के जूते पहन रहे होते हैं उसमें कोई कील निकली हुई होती है, वो कील उनको चुभ जाती है, या नंगे पैर चले कोई कील चुभ गई, उन्हें नहीं पता चलता कि उनको कील चुभ गई। और जब वो ज़ख़म पूरा यानी पूरा हो जाता है, ज़ख़म पक जाता है, तो फिर घर वाले देख रहे होते हैं कि जी हम इनको तो ज़ख़म हो गया, उनको कोई एहसास नहीं होता तकलीफ का। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ यानी इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर देना है। तो इसलिए हमारे इदारे बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ ने सबसे पहले आज से 16-15 साल पहले डायबिटिक एजुकेटर का इंतज़ाम किया, कि इससे पहले कभी भी ऐसे एजुकेटर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने डायबिटीज़ एजुकेशन शुरू की, डायबिटीज़ एजुकेटर का कोर्स शुरू किया, ताकि जो भी मरीज़ प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर आए तो उनके पास डायबिटिक एजुकेटर मौजूद हो, जो कि उनके पैरों की आगाही उनको फराहम करे ताकि वो इस पैरों के ज़ख्मों से बच सकें। अच्छा सर, मैं आऊँगी आगा सादिक साहब की तरफ। आगा साहब, हमें सिर्फ ये बताइएगा कि फार्मीवो को ये ख्याल कैसे आया? मतलब 1 करोड़ अफराद मिसिंग है, अगर हम तादाद लगाएं तो 3.5 करोड़ है डायबिटीज़ के मरीज़ों की। ये किस तरह ख्याल आया कि हम पूरे पाकिस्तान में इससे काम करें? जैसे हम देखते थे कि टीबी के मरीज़ सर्च नहीं हो पाते थे, इस तरह आप लोगों को किस तरह ये ख्याल आया इस प्रोजेक्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके चैनल का कि आपने हमें दावत दी यहाँ पर आके और बताने की कि डिस्कवरिंग डायबिटीज़ है क्या। आपके बात से मैं ही शुरू करता हूँ। डिस्कवरिंग डायबिटीज़ बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने शुरू किया टू ट्रैक, कनेक्ट एंड सर्व डायबिटिक पेशेंट्स। इसकी इंसेप्शन की रीज़न आपने ख़ुद बता दी कि आपने कहा कि जी 3.5 करोड़ जो है वो डायबिटिक पॉपुलेशन है, जो कि अभी डेटा आगे एक्सपेक्टेड है आना, और उसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज़ वाले, जो डायबिटिक हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज़ कैरी कर रहे हैं, वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम अपनी रीच पहुंचाएं उन लोगों तक जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं या मुब्तला हैं और वो अपनी कंडीशन से अवेयर ही नहीं है। बहुत बड़ा बर्डन है।
इनमें से हम और आपकी फैमिली में से भी, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी फैमिली से भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी, हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया करें कि जिसमें आके वो अपना रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट करा लें। रिस्क असेसमेंट सिंपल 4 सवाल हैं जिसके ऊपर बेस करते हुए हम ये देख सकते हैं कि आया जो लोग हैं या जो हम हैं वो हाई रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स हैं या नहीं हैं। सही। इसका 4 का एक क्राइटेरिया नंबर है जो कि हम कैलकुलेट करके देते हैं। 4 या 4 से ऊपर अगर किसी का रिस्क का स्कोर आता है तो वो पेशेंट जो है वो हाई रिस्क के ऊपर होता है डायबिटीज़ के। तो हम कर ये रहे होते हैं कि हम एक बेसिक क्वेश्चनर से रिस्क फाइंड करके हम उनको कनेक्ट कराते हैं टू द लेबॉर्ट्रीज। हमारे साथ जो इश्तराक में शामिल है लेबॉर्ट्री, एक मुस्तनद लेबॉर्ट्री है चुगताई लेबॉर्ट्री, उसके पास हम रेफ़र करते हैं पेशेंट को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी फास्टिंग और रैंडम जो है वो शुगर करके देते हैं। अगर पेशेंट की वाकई रेंज जो रीडिंग्स हैं वो डी रेंज होती हैं तो फिर हम उनको कंसल्ट करा देते हैं रेलेवेंट डॉक्टर से। जैसा आपने शुरू में बताया भी था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के इश्तराक से जो है वो लॉन्च किया गया है, तो हमारे पास डेफिनेटली उनकी एक्सपर्टीज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान भर में हमने कोई 200 क्लिनिक्स ऐसे जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं जो कि प्राइमरी केयर लेवल के ऊपर हैं, जहां पर पेशेंट जो है वो रेफ़र हो रहा है। क्योंकि जाहिर बात है ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें पेरिफेरल एरियाज़ भी आते हैं, तो हर जगह के ऊपर शायद वो सहूलत मौजूद ना हो कि एक प्रॉपर मुस्तनद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो। तो हम प्राइमरी केयर लेवल के ऊपर जो है वो बेसिकली काम कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट का। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में वेलकम बैक कहते हैं। इस दफ़ा एक दफ़ा फिर हम अपने माहिरीन की तरफ आते हैं। डॉक्टर आसिम, हमें ये बताइएगा कि ज़ैबितीज़ के मरीज़ अगर 20 साल की या 25 साल की उम्र में एक ज़ैबितीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है एक फ़र्द, तो क्या मुमकिन है उसको पेचीदगियों जो शुरू होती हैं या उसकी जो पैरों में सुन होने का मरहला है वो कितने अरसे बाद, अगर वो अपनी कंट्रोल भी रख रहा है या कंट्रोल नहीं रख रहा, तो कितने अरसे बाद उसको पैरों में सुन होने का मामला जो है शुरू हो जाता है, ये एक पेचीदगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत अहम बात ये समझने की है कि ज़ियाबितीज़ की 2 किस्में होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो पूरी दुनिया के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 90% से ज़्यादा है। इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, पाकिस्तान के अंदर भी 90% से ज़्यादा लोग या 95% ज़्यादा लोग जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। और टाइप 1 जो है ये कम है दुनिया के अंदर, बहुत कम लोगों को, बच्चों को होती है या थोड़ी बड़ी उम्र को भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ 5% या 10% के करीब हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही रेशियो है। तो अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उससे पहले की भी एक किस्म होती है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़। तो जब किसी को प्री डायबिटीज़ भी हो गई, यानी उसके लेवल्स शुगर वाले लेवल्स नहीं हैं लेकिन इतने हाई हैं कि हम उसको कहते हैं कि भाई अब ये बॉर्डर पर है, और कुछ सालों के बाद अगर इसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया, इसने अपने मोटापे को कम नहीं किया, इसने सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपना सही नहीं किया, एक्टिव अपने आप को नहीं किया, तो कुछ अरसे के बाद इसको डायबिटीज़ हो जाएगी। अब टाइप 2 या प्री डायबिटीज़ यानी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जिसको हो गई और अभी पता चला आपको, रिसेंटली डायग्नोस हुई कि जी हमें इस मरीज़ को डायबिटीज़ है, अब उसी वक्त जो है उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है कि कहीं उसको पैरों की सुन का मामला डेवलप हुआ है, नहीं हुआ। और ये बात मैं आपके चैनल के तवस्सुत से और बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी की तवस्सुत से, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के तवस्सुत से, क्योंकि मैं जिस इदारे के अंदर काम कर रहा हूँ 25 साल हमें इस इदारे के अंदर हमारे डायरेक्टर्स को काम करते हुए हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई और इसी मौजू, ये हमारा मौजू भी यही था कि डायबिटिक फुट की जो कॉम्प्लिकेशन यानी जो कॉम्प्लिकेशन है, पैर जो सुन हो जाते हैं उनको कैसे बचाया जाए और कैसे स्क्रीन किया जाए। तो बहुत अहम बात समझने की ये है कि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, उनको सिम्टम्स नहीं होते, उनको स्क्रीन करना पड़ता है।
और अगर सिम्टम्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं, हमें आकर कहते हैं हमारे पैर सुन्न हैं, या हमारे पैरों में कीड़े से चल रहे हैं, या हमारे पैर जल रहे हैं, सही। तो एक किस्म तो हो गई जिसमें वो सिम्टम्स बता देंगे कि पैर सुन्न है, या हमारे पैरों में सुइयां सी चुभ रही हैं, सही। या आग सी लग आग रही सी है, लग तो रही इसको हम कहते हैं पेनफुल न्यूरोपैथी। लेकिन कभी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पूरे दुनिया के माहिरीन की राय ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 अभी डायग्नोज हुआ है या डायग्नोज नहीं भी हुआ है, जो प्री डायबिटीज़ में है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमें उनको प्री डायबिटीज़ है या उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, उनको भी पैर सुन्न होने की बीमारी हो सकती है, तो उनको स्क्रीन करना पड़ता है। अब जिनको स्क्रीन कर लिया या जिनको हमें पता चल गया कि उनको डायबिटिक सेंसरी न्यूरोपैथी है, उनके पैरों की हिस्स ख़त्म हो गई है, तो अब सबसे अहम काम जो हमें करना है वो एजुकेट करना है। और एजुकेट क्या करना है कि सबसे अहम काम यह है कि उनको मोटी मोटी बातें बतानी है हर मरीज़ को। पहले तो हमें अपनी हेल्थ केयर जो कम्युनिटी है, जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, उनको जाकर ट्रेन करना है कि भाई हर मरीज़ जो आपके पास आए, डायबिटिक पेशेंट आए, उसको कहें कि अपना जूता उतारे, उसको कहें कि अपना मोज़ा उतारे, मैं आपके पैरों का मुआयना करना चाहता हूँ। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में पता, सिर्फ 2 मिनट के टेस्ट हैं, कोई हाई फाई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हर प्राइमरी केयर फिजिशियन जीपी अपनी क्लिनिक के अंदर वो टेस्ट करके बता सकता है कि कौन सा पेशेंट है जिसको सेंसरी न्यूरोपैथी है, और वो बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अपने मरीज़ को गाइड कर सकता है कि आपको कौन से चीज़ें हैं, एहतियातें हैं जिनसे आप अपने पैरों को ज़ख़म होने से बचा सकते हैं। उसमें मोटी सी बात क्या है कि नंगे पैर चलना, हम हर मरीज़ को कहते हैं भाई नंगे पैर चलना हराम है आपके लिए, नंगे पैर नहीं चलना, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब सर्दियां आ जाएं या सर्दियां ना भी हों, क्योंकि पैर जो है ड्राई हो जाते हैं, तो अपने पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। नाखून कभी अगर खुद नहीं काट सकते, झोंक कर नहीं काट सकते, तो किसी से हेल्प लें, सीधे नाखून काटें। जूते सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर भी और जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ फुटवेयर ना कोई बनाता सही है, ना कोई गाइड करता है। अक्सर लोग क्या होता है कि शॉपिंग करने के लिए बाटा सर्विस और ये सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने यानी फिटिंग हमें शूज़ नहीं मिलते। जो ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ों की पैरों की साख भी तब्दील हो जाती है, पैर भी सुन्न होते हैं। अगर उन्होंने यानी गलत जूते इस्तेमाल किए, उसकी वजह से, उन जूतों की वजह से, जैसे हम कहते हैं जूता काट लेता है, अल्सर हो जाता है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि गलत जूते पहनने की वजह से जो है यानी अल्सर हो जाता है। तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इनिशिएटिव लिया और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हमने बनाया है। वर्ल्ड डायबिटिक फुट के कोलैबोरेशन के साथ हमने पूरा यहाँ पर एक यानी फुट फॉर एवरी डायबिटिक, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था। इसको हम कहते हैं FED, फुटवेयर फॉर एवरी डायबिटिक। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा हर मरीज़ शुगर का सही जूते पहने। फुटवेयर जो है उसका फुट का मुआयना होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उसको सही फुटवेयर मिलने चाहिए, तभी हम यानी ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है डायबिटिक फुट का, उससे मरीज़ों को बचा सकते हैं। सही। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर मुझे ये बताइएगा कि फालिज के जो मरीज़ हैं, बुलंद फ़िशार खून को अगर हम बात करें तो बुलंद फ़िशार खून में भी के जो मरीज़ हैं वो उनमें भी तादाद ज़ियाबतीस के मरीज़ों की ज़्यादा है। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो डायबिटीज़ उनको 4-5 साल 10 साल हो गए डायबिटीज़ को, लेकिन वो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते। वो कहते हैं इस सर में, क्योंकि उनके महसूस करने की हिस्स तो बहुत कम होती है। अक्सर अगर आप आम लोगों को देखें तो उनका सर भारी हो जाएगा या तकलीफ़ होगी, थोड़े से चक्कर आएंगे, लेकिन उनमें ज़्यादा दर्द की फीलिंग तो कम हो चुकी है। तो वो जब देखते हैं तो वो पता चलता है कि वो कई सालों से जो है वो बुलंद फ़िशार खून का शिकार थे, उसकी वजह से भी उनको फालिज बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम अगर एक तादाद देख लें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। सर मुझे बताएं कि मरीज़ किस तरह अपना सालाना मुआयना करवाए और किस तरह वो अपने आप को फालिज जैसे मर्ज से बचा सकता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये, आपने बात बिल्कुल सही कही कि ब्लड प्रेशर और फालिज का एक बहुत आपस में गहरा ताल्लुक है। होता है कि खून के अंदर जो शक्कर की ज़्यादती होती है वो खून की नालियों को डैमेज करती है, उसके नतीजे में थोड़े अरसे में ही उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर की बीमारी के 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर जिसको शुगर होती है। उनमें एक तो उसकी आंखें ज़ाया हो जाती हैं,
उसको शुगर की वजह से खून की सप्लाई आंखों के अंदर उसकी कम हो जाती है, तो उसकी आंखों की बिनाई कम होना शुरू हो जाती है, बिनाई ज़ाया हो जाती है उसकी। दूसरे नंबर पे उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, क्योंकि खून की नालियां जो गुर्दे को खून सप्लाई कर रही होती हैं वो काम छोड़ देती हैं, तो उसके नतीजे में वो मरीज डायलिसिस पे चला जाता है। और तीसरा ये होता है कि जो दिमाग के अंदर खून की नालियां होती हैं उसमें ब्लॉकेज होने लगती है, तो उसकी वजह से वो फालिज हो जाता है। तो अब इन तमाम चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है फालिज के मरीजों में, जो शुगर के मरीजों में जिनको फालिज से बचना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहली चीज़ तो शुगर को कंट्रोल करना है, कि जो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी शुगर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर लेना काफ़ी नहीं है फालिज से बचने के लिए, प्लस के साथ साथ उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। क्योंकि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है शुगर की वजह से या उसके अलावा भी, तो वो सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर सही नहीं होगा, उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अलग से उसको कोई दवाई लेनी पड़ेगी। तीसरी बात ये होती है कि फालिज के एक बड़ी वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है, खून के अंदर एलडीएल की ज्यादती हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, और ये भी शुगर की बीमारी में ज्यादा होता है। शुगर वालों को कोलेस्ट्रॉलीमिया या डिसलिपिडीमिया ज्यादा होता है, तो इसलिए तमाम शुगर के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल को चेक करना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल चेक करना चाहिए, और अगर उनका लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो तो उसको भी इलाज करना चाहिए, वो भी दवाओं से बेहतर हो जाता है। तो अब क्या हुआ, शुगर के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर भी चेक करना है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। और उसके साथ साथ अगर किसी को शुगर की बीमारी है और अगर वो किसी तरह तंबाकू का इस्तेमाल करता है, तो उसका रिस्क समझ लें 7 गुना बढ़ जाता है फालिज होने का। यानी सिर्फ शुगर से जितना अकेला रिस्क है ना, उससे 7 गुना रिस्क बढ़ जाता है अगर सिर्फ वो शुगर के साथ साथ तंबाकू भी इस्तेमाल करे। तो इसका मतलब अगर किसी को खुदा न खास्ता शुगर है तो उसको तंबाकू मुकम्मल तौर पे छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज उसके रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है फालिज हो जाने का। तो इसलिए जो आम तौर पे भी ये तमाम एहतियातें हर फर्द को करनी चाहिए कि जो फालिज कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में फालिज की बीमारी अब ऐसी है कि हर 5 में से एक खातून को और हर 6 में से एक मर्द को फालिज होने का रिस्क मौजूद है। और अगर हम इसको अभी से प्रिवेंट नहीं करेंगे, इसकी एहतियात नहीं करेंगे, तो ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अलबत्ता फालिज के मरीजों में एक बात यह है कि दवा के साथ साथ जो 2 चीज़ें उनको खास करनी चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए और फालिज को कंट्रोल करने के लिए, वो रेगुलर एक्सरसाइज है। रोज़ाना आधा घंटा पौन घंटा वो वॉक करें, उससे उनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, उससे उनकी खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, उनकी ब्लड वेसल्स की जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है, और ओवरऑल उनकी नर्व्स का फंक्शन बेहतर हो जाता है। तो फालिज के मरीजों में रोज़ाना एक्सरसाइज होनी चाहिए, डाइट का अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये अगर चीज़ें करें शुगर के मरीज़ वाले, तो एक बड़ी तादाद ऐसी भी है शुगर के मरीजों की कि जो इनको ना ब्लड प्रेशर होता है, ना उनके गुर्दे ख़राब होते हैं, ना उनकी आंखों की बिनाई ख़राब होती है, ना उनको फालिज होता है, या ना उनको और कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे फूड की कॉम्प्लिकेशन आसिम भाई ने बताया। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। तो इसलिए फालिज के मरीज अगर किसी को आप डायग्नोज करें तो इन तमाम चीज़ों को उसको पहले दिन से काउंसिल करना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखो ये तुम्हारी सारी चीज़ें ज़ाया हो सकती हैं अगर तुमने अभी से एहतियात नहीं की। और जो लोग एहतियात करते हैं वो 10, 20, 25 साल भी जिनको शुगर होती है वो हेल्दी रहते हैं और अपनी सारी नॉर्मल लाइफ स्टाइल, नॉर्मल एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं, उनको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आगा सादिक मिर्ज़ा साहब की। सर मुझे ये बताएं कि अभी कितने पेशेंट आप लोग सर्च कर पाए हैं पूरे पाकिस्तान में, और कितनी तादाद है? बच्चों पे तो आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कॉलेजेस को भी आप लोगों ने या यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट किया है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ एक प्रोजेक्ट है, इसकी मल्टीपल शाखें हैं। ये एक सिंपल डायमेंशनल नहीं है, बल्कि हम मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी हाईलाइट किया। स्कूल ऑफ डिस्कवरिंग डायबिटीज़ एक ऑफ शूट है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ का, जिसके अंदर हम प्राइमरी केयर हेल्थ फिजिशियन की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोकल और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं करिकुलम बनाने के लिए, और ऑब्वियसली वंस हमारे पास एक करिकुलम तैयार हो जाता है तो हम ट्रेन करेंगे PCPs को,
इसकी रीज़न ये है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द केयर जो है वो होनी चाहिए अक्रॉस द कंट्री। शहरों में, बड़े शहरों में अलग प्रैक्टिस और छोटे शहरों में नेग्लेक्टेड प्रैक्टिस, ये हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो स्कूल ऑफ डिस्कवरिंग डायबिटीज़ का पर्पस ये है। फिर सेकंड इसका ऑफशूट जो है वो है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फॉर किड्स। डिस्कवरिंग डायबिटीज़ ऑफ किड्स एक प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर बेसिकली बेस कर रही है पूरा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम स्कूल्स के ऊपर जो है वो जाते हैं और वहाँ पर जाके हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के बारे में ऑब्वियसली वो बच्चे तो ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो कि डायरेक्टली डायबिटिक हो सकें, हाउएवर उनका जो लाइफ स्टाइल आजकल आप देखें वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और वो लीड कर सकता है टूवर्ड्स डायबिटीज़। तो हमारी ये कोशिश ये है कि हम वहाँ जाके उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर बात करें और हेल्दी ईटिंग के ऊपर जो है वो लेक्चर्स दें। मोटापे में 45% तो बच्चे हैं जो जी बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और आप इस बात से भी एग्री करेंगी कि ओबेसिटी बेसिकली लीड करती है टूवर्ड्स द डायबिटीज़। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है बच्चों में, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर लेकर आना है, उनको हेल्दी ईटिंग के ऊपर लेकर आना है, ना कि वो जंक फूड जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ये दो ऑफशूट्स हैं इस वक्त जो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के हैं। जो मेन आपका सवाल था पहला वाला कि हम अभी तक कितने लोगों को टैप कर चुके हैं, तो हमारी इस वक्त जो राइट नाउ पेस चल रही है वो ये कि हम 22,000 पेशेंट्स की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर। तो एक साल में तकरीबन हमारी अभी की जो इस नंबर के ऊपर स्पेस पे हम चलते हैं तो हम 2.5 से 3 लाख को जो है वो एसेस कर सकेंगे रिस्क की। हाउएवर हमारा एम ये है कि हम कम से कम 1 मिलियन लोगों को रीच करें इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर, जो कि बिल्कुल टिप ऑफ आइसबर्ग है। क्योंकि अभी आपने शुरू में जो बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल 15 मिलियन लोग यहाँ पर मतलब अनअवेयर हैं ऑफ देयर डिजीज़, तो 1 मिलियन तो इस पीनट्स। तो हम बेसिकली इस वक्त राइट नाउ सपोर्ट देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, खास करके मीडिया की, जिसमें आपने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी किया। तो इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके ये बात लोगों तक, आवाम तक पहुंचाते हैं तो इसको हम ज़्यादा तेज़ी से फैला सकते हैं। काम बहुत सिंपल है। हमारी एक वेबसाइट हमने बनाई हुई है जो कि www.discoveringdiabetes.pk है। आप सिर्फ उसको क्लिक करें और वहाँ पर एक सेल्फ असेसमेंट जो है वो आप रन कर सकते हैं। दूसरा इसका और आसान ऑल्टरनेटिव ये है कि हमारी एक हेल्पलाइन का नंबर भी है जो कि 0800-66766। मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि लोग आपके तवज्जुद से इसको इस्तेमाल कर सकें। ये हेल्प टोल फ्री नंबर है 0800-66766। जब कोई भी इंसान इसके ऊपर फ़ोन करेगा तो हमारा ट्रेंड नुमाइंदा, ट्रेंड स्टाफ उनको कॉल करेगा या उनको रिस्पॉन्ड करेगा और उनसे बेसिक 4 सवालों के जवाब जो है वो लेगा, जो कि उनकी उम्र से रिलेटेड है, उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है, उनकी फैमिली हिस्ट्री के हवाले से है, उनके वेट के हवाले से है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस में बेसिकली वो कवर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वो उनका रिस्क स्कोर नोट कर लेगा, मेजर कर लेगा। अगर वो हाई रिस्क हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारा जो मुस्तनिद डायबिटीज़ एजुकेटर वहाँ पे बैठा हुआ है वो उनको थोड़ी सी गाइडेंस देगा और गाइडेंस देने के बाद रेफ़र करेगा टूवर्ड्स द लेबॉरेटरी टेस्ट। और जब लेबॉरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास वापस आएगी तो फिर हम उसको मुस्तनिद डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे। तो ये चेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में जो है वो काम करके लूप कंप्लीट कर रही होती है। सही। तो जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन इज़ नथिंग, बहुत ही छोटा एक नंबर है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको बड़ा से बड़ा करें और 15 जो मिलियन लोग जो कि डायबिटिक हैं और बेचारे वो नहीं जानते कि वो डायबिटिक हैं, हम उन तक रसाई जो है वो हासिल कर सकें। तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल होगा, आई एम श्योर। सही। सर मैं डॉक्टर वासिफ शाकिर की तरफ आऊँगी। सर मुझे ये बताएं कि डायबिटीज़ के मर्ज़ का जो इलाज है किस हद तक हम कामयाब हो जाते हैं उनको माजूरी से बचाने के लिए? ट्रीटमेंट का हमें थोड़ा सा बताएं कि वो जब वो फालिज का शिकार हो तो कितने घंटों में वो वहाँ हॉस्पिटल ले जाएं और उनका ट्रीटमेंट आसान है या मुश्किल है? थोड़ा सा देखिए, फालिज पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मौलिक बीमारी, उसकी वजह है कि उसका प्रॉपर अवेयरनेस नहीं और इलाज नहीं है। सही। फालिज के मरीजों का एक तो इलाज अस्पताल में होता है, घर में नहीं होता। सही। दूसरी बात है कि फालिज के मरीजों में एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 40% फालिज के मरीज ऐसे हैं कि जो जाबाक हो जाते हैं, जबकि ये तादाद 4-6-8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि किसी को भी फालिज हो तो उसको फौरी तौर पे अस्पताल में ले जाएं। अब ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो अगर मरीज़ विदिन 3 आवर्स अस्पताल में पहुँच जाए तो एक दवाई, इसको हम TPA कहते हैं, वो आप मरीज़ को दे सकते हैं।
कि जिससे उसके ब्लड क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं और जिससे मरीज का सर्वाइवल भी बेहतर हो जाता है और उसका फंक्शनल आउटकम भी बेहतर हो जाता है। तो अगर मरीज विद इन 3 आवर्स पहुंच जाए अस्पताल में तो वो दवाई उसको लग सकती है। सही। उसके अलावा अगर उसको सिर्फ अस्पताल में एक स्ट्रोक यूनिट के अंदर दाखिल कर दिया जाए और अच्छी नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड कर दी जाए तो उसको कॉम्प्लिकेशन की शरह बहुत कम हो जाती है। सही। तकरीबन मेडिकल वार्ड के अंदर जो अगर फालिज का मरीज दाखिल होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है 25 से 30%, जिसमें नमूनिया भी शामिल है, इन्फेक्शंस और चीज़ें। लेकिन अगर वो स्ट्रोक यूनिट में होगा तो कॉम्प्लिकेशन कम होकर 7 या 8% रह जाती हैं। सही। और अगर मरीज को सही केयर मिल जाए तो उसकी डेथ रेट कम होकर 13% पे आ जाती है और अगर उसको सही केयर नहीं मिले तो डेथ रेट बढ़ के 40% हो जाती है। तो एक तो डेथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम बचा सकते हैं आसानी के साथ अच्छी केयर के जरिए से। दूसरी बात है डिसेबिलिटी, कि मरीज जो है जिसको फालिज हुआ है जो बच जाते हैं 40%, जाँ बाक होने के बाद 60%, उनमें से भी 2/3 डिसेबल हो जाते हैं, माजूरी का शिकार हो जाते हैं। उनकी माजूरी को भी हम कम कर सकते हैं और उनको भी हम फंक्शनल बना सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं। उसके लिए उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अर्ली केयर से डिसेबिलिटी कम हो जाती है। तो जितनी अच्छी पोस्ट स्ट्रोक अर्ली केयर होगी उतनी ही डिसेबिलिटी उनकी कम होगी और जितनी अच्छी उनकी रिहेबिलिटेशन होगी वो आगे काम पे जाने के काबिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फालिज के मरीज हमारे पास आते हैं उनमें से तकरीबन 60-70% ऐसे हैं कि जो अपने काम पे वापस चले जाते हैं। जॉब करने वाले जॉब पे चले जाते हैं, कारोबार करने वाले कारोबार पे चले जाते हैं, ख़वातीन घर संभालना शुरू कर देती हैं। तो वो उसका एक पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। 1 साल तक जो है ना आपको मरीज़ के साथ उसकी केयर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सारे घर वालों को लगना पड़ता है और फिर आपको उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारा मरीज़ जो है वो काम करने के काबिल हो जाता है, बैक टू लाइफ हो जाता है। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि अगर किसी को फालिज हो जाए, हमारे माशरे में समझा जाता है फालिज हो गया तो इसका मतलब ये बंदा खत्म हो गया, कि कुछ कर नहीं सकता दुनिया में, वो हमेशा माजूर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, घर वाले सब उसका करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इलाज आ गया है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को फालिज हो भी जाए और वह फौरी तौर पर अस्पताल पहुँच जाए और सही इलाज उसको मिल जाए तो ये समझें कि आप उसको विद इन अ फ्यू मंथ्स माशरे के अंदर दोबारा री इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कम्युनिटी री इंटीग्रेशन, के वो दोबारा माशरे का एक कारामद फर्द बन जाएगा। सही। तो इसलिए ये भी अब एक ऑप्शन अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी पाकिस्तान में बड़े शहरों में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में नहीं है, सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ये फैसिलिटी मौजूद है कि जिसमें फालिज की अच्छी केयर मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में तमाम शहरों के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर फालिज की केयर मौजूद हो, स्ट्रोक यूनिट बने, उनको सही रिहेबिलिटेशन मिल जाए। तो फिर हम उस वक्त फिर हम फालिज की जो शराय मौत है ना वो हम कम करके 40 से 10-15% पे ला सकते हैं और फालिज की जो डिसेबिलिटी जो 30-40% इसको हम कम करके 10-15% पे ला सकते हैं और बेशतर लोग जिनको फालिज हो उनको फिर हम फंक्शनल बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा हदफ ये है कि फालिज की शरह को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ये तो है ही कि फालिज जिनको हो जाए उनका इलाज बेहतर बनाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा हदफ हमारे मुल्क में ये है कि फालिज की शरह को बचाना एक अहम चीज़ है। सही। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी कि अगर एक मरीज़ है ज़ैबितीज़ का, घर में मौजूद है, केयर करने वाले भी मौजूद हैं, तो एक वो खुद मरीज़ अपना चेकअप पैरों का किस तरह कर सकता है रोज़ाना और घर वाले क्या एहतियात करें उसके साथ? ख़ासतौर पे आपने बताया कि पैदल मतलब वो कि नंगे पाँव ना चले, तो घर में थोड़ी सी एहतियात बताएं कि क्या उसके साथ करनी चाहिए और वो खुद मरीज़ क्या एहतियात करे। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, ताकि ये सारे मरीज़ों को भी ये बात पता चल जाए कि उनको कैसे अपने पैरों की एहतियात करनी है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि जब जो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन भी जो घर में होती हैं, जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो सबसे पहला काम ये तय करने कि उनको अपने पैरों का मुआयना करना है, पैरों को ज़रूर देखना है। और सोने से पहले, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हम अपने पैरों को तो 5 वक्त धोते ही हैं, लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले अपने पैरों को साबुन से धो लेना चाहिए। साबुन से धो लेने के बाद एक ख़ास तौलिया हमारा अलग से हो जिससे हम अपने उन पैरों को खुश्क करें। और खुश्क करने के बाद कोई हमारे पास मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ऐसी वैसलीन होनी चाहिए जो आजकल पेट्रोलियम जेली बहुत सस्ती मिल जाती है, तो पेट्रोलियम जेली को अच्छे तरीके से पैरों पर लगाना चाहिए। लेकिन इसमें ये एहतियात करनी चाहिए, हम ये बताते हैं मरीज़ों को कि उंगलियों के दरमियानी हिस्से के अंदर पेट्रोलियम जेली ना लगाएं, क्योंकि वैसे ही वो ये जो इलाका होता है ये वेट होता है और यहाँ फंगस होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से जब घर से निकलें तो
हमेशा जब जूते, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जूते सही पहनने चाहिए शुगर के मरीज़ को, तो आरामदेह फिटिंग शूज़ होने चाहिए ताकि पैरों के अंदर कोई ज़ख़म ना होने पाए, और कोशिश करनी चाहिए कि मोज़ों के साथ जूतों को पहने, और जो मोज़े हैं वो सफ़ेद होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसी तरीके से जब घर में आम तौर पर हफ्ते में एक दफ़ा जो लोग नाखून काटते हैं, तो उनको नाखून काटने का, जैसे मैंने बताया था कि अगर वो बहुत से लोग होते हैं वो झुक नहीं पा रहे होते और ख़ुद नहीं काट सक रहे होते, तो उनको किसी से हेल्प लेनी चाहिए। तो हमारे इदारे ने पोडियाट्रिस्ट की भी ट्रेनिंग की है और ऐसे एजुकेटर्स बनाए हैं, ऐसे फुट केयर असिस्टेंट तैयार कर लिए हैं जो कि माशाल्लाह ये सारा काम करते हैं। वो घरों के ऊपर भी हम डोमिसिलियरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो यानी पैरों की निगहदाश्त के बारे में जाकर मरीज़ों को एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं। और इसी तरीके से जब सर्दी का मौसम आ जाता है, जैसे मैंने बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ठंडे और गर्म पानी की लाइनें होती हैं, तो हमें यह एहतियात हम बताते हैं कि पहले मरीज़ को यानी अपनी कोहनी के ज़रिए पानी को टेस्ट कर लेना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गर्म पानी की लाइन खोल दी और पैर सुन हैं और पैरों के ऊपर एकदम गर्म पानी आपने डाल लिया, पैर जल जाएगा। तो ये सारी एहतियातें हम मरीज़ को हमें बतानी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर मोहम्मद वासिर शाकिर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे साथ ज़फ़र आगा सादिक मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ज़ैबितीज़ का मर्ज़ अगर किसी मरीज़ को लाहक हो गया है तो उसमें भी आगाही की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ आगाही है, ज़ैबितीज़ से बचने के लिए भी, और ज़ैबितीज़ का अगर मर्ज़ लाहक हो गया है तो उसकी पेचीदगियों से बचने के लिए भी ये आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।